नमस्कार मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर जियोग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक भारतीय जलवायु की विशेषताओं से संबंध रखता है। भारत में जो जलवायु है उसकी बहुत प्रमुख विशेषताएं हमें जानना ज़रूरी है, उसके बारे में आज बात करेंगे। भारतीय जलवायु के बारे में जानने के लिए यहाँ के तापमान, वर्षा, वायुदाब तथा पवनों की गति एवं दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की है। वैसे तो कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरने के कारण उत्तरी भारत की स्थिति शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट टाइप में आती है, किंतु उत्तर में हिमालय की बाधा, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति, उत्तर पश्चिम भारत की सागर से अधिक दूरी, देश के विभिन्न भागों में विभिन्न पर्वतों की स्थिति आदि के कारण यहाँ की जलवायु में काफ़ी विविधता पाई जाती है। राजस्थान के थार मरुस्थल में 48 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो जाता है, जबकि कश्मीर के कुछ इलाकों में -30, -40 डिग्री तक तापमान गिर जाता है। मेघालय में चेरापूंजी और आसपास के क्षेत्रों में 1200-1300 सेंटीमीटर तथा वार्षिक वर्षा होती है, और दूसरी तरफ राजस्थान के जैसलमेर में ये वर्षा केवल 12 से 15 सेंटीमीटर तक ही रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ की जलवायु में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। भारत देश की जलवायु को यदि हम समझना चाहें तो यहाँ की जलवायु की कुछ मुख्य विशेषताओं को जानना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, बदलती हुई ऋतुएं। भारत में किसी प्रदेश की जलवायु भारत में सदैव एक जैसी नहीं रहती। लगभग प्रत्येक प्रदेश में वर्ष के अलग अलग भागों में ऋतुएं बदलती रहती हैं। भारत में प्रमुख रूप से 3 ऋतुएं सर्दी, गर्मी, बरसात मानी जाती हैं, किंतु यदि बारीकी से देखा जाए और प्राचीन परंपरा के अनुसार भी इसे 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जो हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद हैं। नंबर 2, मानसूनी प्रभाव। संपूर्ण भारतीय जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यहाँ मानसून के प्रभाव के कारण गर्मी और सर्दी में पवनों की दिशा, तापमान और वर्षा की मात्रा में चक्रीय रूप में, या कह सकते हैं कि दोलन या ऑसिलेशन की तरह परिवर्तन आता है। इस मानचित्र में दिखाई दे रहा है कि जो ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिण पश्चिम का मानसून है, भारत में 1 जून को प्रवेश करता है, और उसके बाद 5 जून की रेखा, 10 जून की, 15 जून और 1 जुलाई और 15 जुलाई को कहाँ ये मानसून पहुंच जाता है, इसको सिंप्लीफाइड तरीके से इसमें प्रदर्शित किया गया है। और जो मानसून है वो जब वापस लौटता है, या जिसको मानसून का प्रत्यावर्तन कहते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट से वापस लौटना शुरू होता है और साउथ ईस्ट में लास्ट में 1 दिसंबर तक पूरा लौट जाता है। 1 सितंबर, 15 सितंबर, 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर और 1 दिसंबर की स्थिति इसमें दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त तापमान की असमानता भी एक इम्पॉर्टेंट विशेषता है यहाँ की, जो यहाँ की जलवायु में पाई जाती है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में तापमान में भारी अंतर पाया जाता है। समुद्र से पर्याप्त दूरी होने के कारण थार मरुस्थल और उत्तरी भारत तथा कुछ हद तक
प्रायद्वीपीय भारत के अंदरूनी भाग में रायलसीमा, तेलंगाना आदि के महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इन भागों में दैनिक तथा वार्षिक तापांतर भी बहुत अधिक होता है। एक ओर तो मरुस्थल में गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो जाता है और दूसरी ओर सर्दी में यह -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे उतर जाता है। ये बात थार मरुस्थल के आसपास की है। वहाँ पर गर्मी में बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है और सर्दी में काफ़ी कम तापमान हो जाता है। तटीय प्रदेशों में समुद्र की निकटता के कारण तापमान सम रहता है तथा वर्ष के विभिन्न महीनों में अधिक विषमता नहीं पाई जाती। इस मानचित्र में जनवरी में तापमान की स्थिति दिखाई गई है, जो कि उत्तर में कश्मीर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके साउथ में आ जाते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री और साउथ में 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। इस मानचित्र में मई का तापमान दिखाया गया है, जो कि साउथ में 32 डिग्री की आइसोथर्म से लेके नॉर्थ में 40 और 42 डिग्री की आइसोथर्म के रूप में इसमें दिखाया गया है कि किस जगह पर औसत तापमान कितना रहता होगा। अब वर्षा की बात करते हैं। बहुत सिंप्लीफाइड वे में, बहुत सरल तरीके से इस मानचित्र में भारत की वर्षा का वितरण प्रदर्शित किया गया है। इसमें 50 सेंटीमीटर से कम दिखाई दे रहे हैं क्षेत्र पीले रंग से, जिसमें गुजरात का पार्ट, राजस्थान का थार, कश्मीर का कुछ भाग और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और कुछ थोड़ा बहुत आंध्रा में भी इस तरीके की स्थिति है। कम वर्षा होती है और अधिक वर्षा जो 200 सेंटीमीटर से अधिक है वो पश्चिमी घाट के पश्चिम में और असम के भागों में सामान्य रूप से अधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। ये इसमें प्रदर्शित की गई है। भारत में वर्षा के दृष्टिकोण से भी जो असमानता है वो काफ़ी है। एक और तो चेरापूंजी, जो कि मेघालय के भाग में पाया जाता है और उसके निकट के क्षेत्रों में 1200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी के निकट मासिनरम में विश्व की सर्वाधिक वार्षिक वर्षा, जो कि 1300 सेंटीमीटर से भी अधिक है, पाई जाती है। दूसरी ओर जैसलमेर की औसत वार्षिक वर्षा केवल 12 सेंटीमीटर या इससे भी कम रहती है। नेक्स्ट, पर्वतीय और स्थलाकृतिक प्रभाव। पर्वतीय और स्थलाकृतिक प्रभाव, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में स्थलाकृतिक रूप में काफ़ी अंतर पाया जाता है। एक और तो उत्तर में विशाल हिमालय मानसूनी पवनों को विशिष्टता प्रदान करता है, तो दूसरी ओर दक्षिण में पश्चिमी घाट के कारण भी उसके पूर्व में वृष्टि छाया का प्रदेश बन जाता है। पर्वतों के कारण ही एक भाग में अत्यधिक वर्षा और उसके पीछे की ओर अत्यधिक न्यून वर्षा पाई जाती है। मोटे तौर पर संपूर्ण भारत की वर्षा ही पर्वतीय प्रकार या ओरोग्राफिक ही है। चेरापूंजी के आसपास 3 तरफ पर्वतों की स्थिति के कारण ही संसार की सर्वाधिक वर्षा हो जाती है। नंबर 6 पे वर्षा की अनियमितता। वर्षा के जो क्षेत्र भी दिखाए गए थे, कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होती, कुछ क्षेत्रों में कम वर्षा होती, लेकिन इसके अतिरिक्त वर्षा में अनियमितता भी पाई जाती है। इसके कारण विभिन्न प्रदेशों की वर्षा में अंतर पाया जाता है और दूसरी ओर प्रत्येक प्रदेश में वर्षा की अनियमितता से कभी तो वर्षा एक स्थान पर अधिक होकर बाढ़ के हालात बना देती है और कभी उसी स्थान पर ही वर्षा अत्यंत न्यून होकर सूखा और अकाल की स्थिति पैदा कर देती है। यह मुख्य रूप से मानसून की अनिश्चितता तथा अनियमितता के कारण होता है। इसके लिए भी अनेक कारक जिम्मेदार हैं। मुख्य रूप से
अल नीनो, ला नीना, तिब्बत के पठार का अत्यधिक गर्म होना और कम गर्म होना आदि इसके प्रमुख कारण हैं। सातवीं मुख्य विशेषता वर्षा की अनिश्चितता है। अनियमितता के साथ साथ अनिश्चितता भी पाई जाती है। भारत की जलवायु में वर्षा की असमानता और अनियमितता तो पाई ही जाती है और अनिश्चितता भी पाई जाती है। इसका अर्थ है कि मानसूनी वर्षा का समय निश्चित नहीं रहता, कभी तो ये जल्दी आ जाता है और कभी देर से आता है, और कभी जल्दी आने के बाद भी गैप या अंतराल छोड़ देता है। और मानसूनी वर्षा ऋतु में भी वर्षा की निरंतरता नहीं रह पाती, बीच में सूखा पड़ जाता है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ की वर्षा की करैक्टरिस्टिक या विशेषता है, वो है मूसलाधार वर्षा। प्रायः कहा भी जाता है कि भारत में बादल पानी उड़ेलते हैं, न कि बरसते हैं। इट पोर्स, इट नेवर रेन्स इन इंडिया। इसका अर्थ यह है कि यहाँ की मानसूनी वर्षा जब आती है तो कुछ ही समय में काफ़ी वर्षा कर देती है, जो कि मूसलाधार कहलाती है। अगला इसमें बिंदु दिखाई दे रहा है वायुदाब व पवनों की दिशा में परिवर्तन। वर्ष के विभिन्न टुकड़ों में वायुदाब कम या ज़्यादा होता रहता है। इस मानचित्र में वायुदाब जनवरी की जो वायुदाब रेखाएं हैं वो दिखाई गई हैं। इसमें दिखाई दे रहा है कि साउथ में 1013 मिलीबार और फिर धीरे धीरे बढ़ते 1014, 15, 16, 17, 18 और इधर राजस्थानी भाग में 1019 मिलीबार तक इसमें अंतर वायुदाब में पाया जाता है। कम वायुदाब के क्षेत्र अधिक में व अधिक वायुदाब के क्षेत्र कम में परिवर्तित हो जाते हैं जब वर्ष के विभिन्न भागों में मानसून की स्थिति बदलती है, और इस कारण पवनों की दिशा भी एकदम से विपरीत हो जाती है। इसमें जो मानचित्र है इसमें अप्रैल मई में वायुदाब की स्थिति दिखाई गई है। इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान के आसपास 997 मिलीबार वायुदाब की रेखा दिखाई दे रही है, और साउथ में 1010 मिलीबार, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, वो पाया जाता है। और इसी अधिक प्रेशर के कारण अधिक वायुदाब से कम दाब की तरफ पवनें चलती हैं। और जो अंतिम बिंदु है वो है प्राकृतिक आपदाओं का आना। वैसे तो भारतीय जलवायु की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन आज 10 प्रमुख विशेषताओं में ही इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का जो आना है वह भारत की जटिल जलवायु की परिस्थितियों के कारण पाया जाता है। किसी स्थान पर तो बाढ़ आती है और किसी वर्ष या किसी स्थान पर सूखा पड़ जाता है। वास्तव में ये विडंबना ही है कि एक ही समय भारत के उत्तरी पूर्वी भाग असम बिहार में बाढ़ की आपदा के कारण मानव त्रस्त रहता है, तो उसी समय दूसरे भाग में राजस्थान मध्य प्रदेश आदि में सूखा पड़ जाता है और मानव को पीने का पानी भी नहीं मिलता तथा फसलें बर्बाद हो जाती हैं। यदि बाढ़ वाले क्षेत्रों को नहरों और बांध बनाकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों से जोड़ दिया जाए तो दोनों प्रवृत्तियों पर लगाम लगाई जा सकती है। यद्यपि इस हेतु कई बार इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस रिवर्स या विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने की विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं, किंतु अभी तक इस पर अधिक प्रगति नहीं हो पाई है। आज की
बातचीत यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने जो ये बातचीत सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।